मैंने उतरकर अपने शौहर के साथ निकल पड़ी। उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन एक साथ एक जगह नहीं मिली, कुछ कंपार्टमेंट के बाद मेरी सीट है। उन्होंने कहा कि ट्रेन में सीट तब्दील करवा लेंगे। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने कहा कि सारे पैसे मैं उन्हें दे दूं, ट्रेन में चोरी का खतरा हो सकता है। मैंने भी सोचा कि वो ठीक कह रहे हैं और सारे पैसे उनके हवाले कर दिए। हम ट्रेन में सवार हो गए। वो अपनी सीट पर बैठ गए और मुझे एक अलग सीट पर बैठा दिया। उन्होंने कहा, जब टीटी आएगा तो सीट चेंज करवा देंगे। ट्रेन रवाना हो गई, मगर तकरीबन 6 घंटे तक टीटी नहीं आया। 6 घंटे बाद टीटी आया और मुझसे टिकट तलब करने लगा। मैंने सीट नंबर बताया और कहा कि वहां मेरे एक शौहर बैठे हैं, टिकट उनके पास है। उन्होंने बगैर कुछ कहे दूसरों के टिकट चीक कर लिए और आगे बढ़ गए। तकरीबन 20 मिनट बाद टीटी वापस आया और मुझे बाहर बुलाया। वो गेट के करीब खड़ा हो गया। मैं भी वहां पहुंच गई। उसने मेरा नाम पूछा और लिस्ट चीक की। फिर बोला, मैडम आपका नाम लिस्ट में नहीं है और मुझे आपके शौहर कहीं नहीं मिले। मैंने उनका नाम बताया। उसने दोबारा लिस्ट देखी और कहा, उस नाम से भी कोई नहीं है। मैंने सेट नंबर बताया तो उसने एक रेलवे हवालदार को बुलाकर उन्हें बुलाने भेजा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। जब हवालदार के साथ मेरे शौहर को आता देखा तो मुझे जान में जान आ गई। उनके आते ही टीटी ने पूछा। शौहर ने मुझे देखा और कहा, उनका टिकट कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं उन्हें नहीं जानता। मुझे काट लो तो खून भी नहीं निकलेगा। मैं घबरा कर बोली, ये क्या कह रहे हैं? टीटी ने दरमियान में आकर उनसे पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया, सूरभ सिंह। टीटी ने मुझसे पूछा, सूरभ सिंह और शरिया की इंटरकास्ट शादी है क्या? मैंने कहा, ये झूठ बोल रहे हैं। टीटी ने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने शहर का नाम बता दिया। फिर उनसे पूछा तो उन्होंने कोई और नाम बता दिया। टीटी ने उनसे पूछा, आपके पास कोई सबूत है? उन्होंने एक कार्ड निकालकर टीटी को दे दिया। टीटी ने खुद देखा, फिर मुझे दिखाया। वो वोटर आईडी कार्ड था जिस पर उनकी फोटो के साथ नाम सोरो सिंह लिखा था। टीटी ने मुझसे पूछा, मैडम आपके पास कोई सबूत है? मैंने थोड़ी देर सोचा, माथा पसीने से तर हो गया था। मैंने आहिस्ता कहा, मेरा सामान उनके बैग में है, मैं बता सकती हूं कि उसमें क्या क्या है। टीटी ने हवालदार को भेजा और बैग मंगवा लिया। मैंने अपनी चीजें बताईं। वो अंदर देखने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, अब तो यकीन हो गया ना? उसने पूरा बैग मेरे सामने अलट दिया। मैं शशदर रह गई। बैग में सिर्फ मर्दों का सामान था, कुछ नहीं। टीटी ने कहा, मैडम आपको फाइन के साथ टिकट लेना पड़ेगा। मैंने पूछा, कितना? उन्होंने बताया, 250। मैंने पर्स खोला तो याद आया कि पैसे पहले ही ले चुके हैं। मैंने हिचकचाते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। टीटी ने कहा, ठीक है, अगले स्टेशन पर उतर जाना। बगैर पैसों के अनजाने शहर में उतरना भी मुनासिब नहीं था। वो और भी बड़ी बात होती। मैंने आहिस्ता कहा, मुझे उतरना नहीं है। टीटी ने आवाज देकर दो और हवालदार बुला लिए और मुझसे कहा, मैडम आपको उतरना ही पड़ेगा। अचानक मेरे शौहर ने टीटी से कहा, एक मिनट, साइड में आइए। टीटी उनके साथ अलग हो गया। हवालदार दूर खड़े थे, मगर मैं करीब थी इसलिए उनकी बात सुन रही थी। शौहर ने टीटी से कहा, जहां वो जाने की बात कर रही है अभी 12 घंटे बाकी हैं। टीटी ने कहा, तू? शौहर बोले, क्या आप अंधे हैं, दिखाई नहीं दे रहा? टीटी ने पूछा, क्या? शौहर ने कहा, जवानी दिखना भी नहीं चाहती। टीटी कुछ देर देखता रहा। फिर शौहर ने आगे कहा, अगर ट्रेन में कोई जगह हो तो ले चलें और 12 घंटे बातें कर लें। टीटी ने मुझे पलटकर गौर से देखा और बोला, ठीक कह रहे हो, पैसे और फाइन तो आते जाते रहते हैं, ऐसा मौका मुश्किल से मिलता है। चलो
बात करके देखता हूँ। इतनी देर में मुझे समझ आ गया था कि वो मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। टीटी वापस आया और मुझसे कहा, ठीक है मैडम, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, आप मेरे साथ चलें। टीटी आगे चलने लगा और मैं पीछे पीछे चल दी। 2 बोगियों के बाद एक डब्बा आया जिसमें सिर्फ एक कंपार्टमेंट था और बाकी जगह सामान से भरी थी। इसने मुझे वहां रोक लिया और इस वक्त तक बाकी लोग भी आ गए। टीटी ने मुझसे कहा, मैडम, आप यहाँ रह सकती हैं, ये हमेशा खाली रहता है और किराया भी कम है। मैंने पूछा, कितना किराया लगेगा? टीटी ने कहा, अब आपसे पैसे तो नहीं लेंगे, आप कुछ और दे दें। मैंने उनका हाथ झटक दिया और कहा, मैं ये नहीं कर सकती। उन्होंने एक गंदी गाली दी और कहा कि अगले स्टेशन पर मुझे नीचे फेंक देंगे। मुझे कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा था। मैंने आहिस्ता कहा, ट्रेन से मत उतारिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। अचानक शौहर बोल पड़े, साहब। टीटी ने उनकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें क्या? उन्होंने कहा, क्या साहब, मैंने तजवीज़ दी थी और आप मुझे ही बाहर कर रहे हैं। अच्छा, उसके फाइन का पैसा मैं दे देता हूँ। टीटी ने थोड़ी देर सोचा फिर बोला, अच्छा तो भी आ जा। उसने मुझे अंदर जाने का इशारा किया तो मैं अंदर चली गई। वो भी अंदर आ गए और टीटी ने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया। टीटी और एक एक हवालदार एक सीट पर बैठे। उन्होंने मुझसे पूछा, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, नहीं। वो बड़े प्यार से मुझे बैठा कर बोले, बहन, बहुत दिनों बाद मिली हो। उन्होंने मुझे राखी बांधी और मेरी आरती उतारने लगे। फिर मुझे मिठाई खिलाई। मेरे शौहर ने सर झुकाकर मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, सोचा कुछ और था, कुछ और हो गया। मैंने मोबाइल निकालकर उन्हें दिया और कहा, देख लें मेरे भाइयों ने मेरी कैसी खातिरदारी की है। वो मोबाइल लेकर वीडियो देखने लगे। मैंने नाश्ता मुकम्मल किया और हम शादी के फंक्शन के लिए रवाना हो गए। फंक्शन 3 दिन का था और फिर ट्रेन से वापसी का वक्त आया। मेरे शौहर को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। जैसे तीसरे प्रोग्राम खत्म हुआ और हमने वापसी का प्लान बनाया। मैंने दिल में सोच लिया था कि वापसी में अपने शौहर को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो उम्र भर याद रखेंगे। मुकर्ररा दिन हम ट्रेन में सवार हो गए। ये आम ट्रेन थी, इसलिए ज्यादा वक्त लगने वाला था। एक कंपार्टमेंट में 6 सीटें थीं। नीचे वाली दोनों सीटें एक बूढ़े जोड़े की थीं, जिनकी उम्र 70 साल के करीब थी। बीच वाली दोनों सीटें हमारी थीं। ऊपर वाली सीटें में से एक 30 से 35 साल के एक आदमी की थी और दूसरी एक कॉलेज के लड़के की। जब ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई तो शाम का वक्त था। कंपार्टमेंट की दोनों खिड़कियों के पास बूढ़ी खातून और कॉलेज का लड़का बैठा था। मैं इस लड़के के बगल में बैठ गई और मेरे शौहर मेरे बगल में बैठ गए। अभी वो आदमी नहीं पहुंचा था। तकरीबन 8 बजे ट्रेन एक स्टेशन पर रखी, फिर चल पड़ी। मेरे शौहर उठकर बाथरूम चले गए। इसी दौरान वो आदमी आया और अपना सामान रखकर मेरे बाईं तरफ बैठ गया। आम तौर पर मैं उसे सामने बैठने को कहती, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। शौहर वापस आए तो थोड़ा सा हिचक जाए, मगर फिर सामने बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता सबके दरमियान बातें होने लगें। मैंने बैग से एक नाइटी निकाली और बाथरूम में चली गई। मैंने सिर्फ नाइटी पहन ली और वापस कंपार्टमेंट में आ गई। कुछ देर तक बातें चलती रहें। तब इस आदमी ने, जिसका नाम रवि मेहनत था, ताश खेलने की तजवीज़ दी। अगरचे हमारे घर में ताश खेला जाता था, मगर खेलना हम दोनों को आता था, इसलिए हम भी तैयार हो गए और नीरज नाम के इस लड़के ने भी हाँ कर दी। हमने अंकल और आंटी को खिड़की वाली सीट दे दी। मैं आंटी के बगल में बैठ गई और लड़का मेरे सामने बैठ गया। मेरे बगल में रवि और इनके सामने
मेरे शौहर बैठ गए। रवि ने एक कंबल निकाला। हमने इसे फैलाकर कमर तक रख लिया और बीच में पत्ते फेंकने लगे। कंबल ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब एक दूसरे के करीब बैठे थे। तभी इनकल ने कहा, अगर खेल खत्म हो गया हो तो अब थोड़ा सो लें। मैंने घड़ी देखी तो 12 बज रहे थे। हमने खेल बंद किया और तमाम सेटे खोलकर बिस्तर बना दिए। सब अपने बस्तरों पर चले गए। मेरे शौहर ने भी सेट का रुख बदल कर लेट गए। इनकल और आंटी जल्द ही सो गए, मगर रवि की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार बाथरूम जा रहा था। सुबह 5 बजे मेरी नींद खुल गई। मैं उठकर बाथरूम की तरफ चल पड़ी। इतने में किसी ने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने आहिस्ता पूछा, कौन है? बाहर से लड़के की आवाज़ आई। मुझे पता चल गया कि नीरज है। मैंने पूछा, क्या बात है? उसने आहिस्ता कहा, आपने रवि इनकल के साथ जो किया, उन्हें तो नींद आ गई, मगर मुझे नींद नहीं आ रही। मैं मुस्कुरा दी और दिल में सोचा, आजकल के बच्चे। थोड़ी देर बाद मैं अपनी सीट पर वापस आकर लेट गई। मेरे शौहर दूसरी तरफ मुंह करके सो रहे थे। मैं भी सो गई। सुबह उठकर मैंने टूथब्रश लेकर वॉश बेसिन की तरफ चली गई। मैंने ब्रश किया और जैसे ही मुंह धो रही थी, अचानक मेरी नज़र कोने की तरफ गई तो मुझे